तो ब्लैक और व्हाइट में अगर आप इसे समझेंगे तो एक वर्ग उन वोटर्स का है जो मुफ्त की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें घर पर बैठकर आप बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, घर पर बैठे बैठे उनके घर में पैसा भिजवा दीजिए, उन्हें आप राशन दे दीजिए, उन्हें बिजली और पानी फ्री दे दीजिए, उनका जो बस का किराया है वो माफ़ कर दीजिए, उनका लोन माफ़ कर दीजिए। इसी से वो प्रभावित होकर अपना वोट दे देते हैं। लेकिन जब मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करना होता है कांग्रेस जैसी पार्टियों को, तो फिर वो दूसरा रूट लेती हैं और वो जानती हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए वो कहती हैं कि बजरंग दल पर हम बैन लगा देंगे। इसी तरीके से कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण को दोबारा से ले आएंगे। तो ये अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं अलग अलग वर्गों के और धर्मों के वोट लेने के लिए। कर्नाटक में बजरंग दल के 4,500 से ज्यादा अखाड़े हैं और 38,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक और पूरे देश में बजरंग दल पर कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कोई आरोप नहीं लगा। जो बड़ी बात जो आपको समझने की है वो ये है कि बजरंग दल पर देश को तोड़ने का कभी आरोप नहीं लगा। ये एक राष्ट्रवादी संस्था है और ये बात सही है कि लव जिहाद, गौ संरक्षण और धर्म परिवर्तन के मामलों में बजरंग दल पर कानून के खिलाफ जाकर काम करने के कई बार आरोप लगते रहते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से बिल्कुल नहीं की जा सकती, जो भारत को वर्ष 2047 तक एक इस्लामिक देश बनाने की बात कहता है। अब खुद सोचिए, क्या बजरंग दल ने कभी पीएफआई की तरह आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद की है या भारत को कभी तोड़ने की कोई साजिश रची है, भारत को अस्थिर करने की कभी कोई कोशिश की है? लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह बात लिखी है। असल में बजरंग दल और पीएफआई में सबसे बड़ा अंतर मॉडल और मॉड्यूल का है। पीएफआई देश विरोधी मॉड्यूल के तहत काम करता था, अब तो उस पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन अगर अभी भी कहीं कर रहा होगा तो उसका जो पूरा मॉडल है वो है देश विरोधी। जबकि बजरंग दल राष्ट्रवाद के मॉडल पर काम करता है, राष्ट्र को एक करने के मॉडल पर काम करता है। हालांकि यह बात ठीक है, बहुत सारे मामलों में बजरंग दल की कार्यशैली को संवैधानिक रूप से सही नहीं माना जा सकता और हम भी कई बार जो बजरंग दल के लोग करते हैं उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन यह भी सच है कि बजरंग दल और पीएफआई को एक जैसा बताना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बजरंग दल क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? बजरंग दल को अक्सर आप हेडलाइंस में तभी देखते हैं जब वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक जगह पर घुस जाते हैं और कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे, या कभी गौरक्षा के नाम पर इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इस दल को बनाने का मुख्य मकसद था राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। असल में उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो उस समय की सरकारें ये कहते हुए कि इन शोभा यात्राओं को सुरक्षा देने से इनकार कर देती थी कि इन शोभा यात्राओं से शांति भंग हो सकती है और इनसे तनाव पैदा हो सकता है। तो जब भी भगवान श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर शोभा यात्रा निकलती थी, राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा नहीं देती थी। और इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक संस्था बजरंग दल का गठन किया और उस समय यह तय हुआ कि जैसे हर विपदा में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते थे, वैसे ही बजरंग बली से प्रेरणा लेकर बजरंग दल बनेगा जो राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा और इस संघर्ष में जो लोग शामिल हैं उनकी सुरक्षा करेगा और इस आंदोलन की रक्षा करेगा। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज बजरंग दल पर और भगवान बजरंग बली पर यह राजनीति उसी कर्नाटक में हो रही है जिसे बजरंग बली की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यह पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था और किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। रामायण में यह बताया गया है कि बाली के बाद सुग्रीव किष्किंधा राज्य के राजा बने थे और भगवान हनुमान उनके सहायक थे और वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम की भेंट राजा सुग्रीव से हुई थी और इसी के बाद भगवान हनुमान ने
खुद को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उसी कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बजरंग बली का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी एक भाषण का छोटा सा एक अंश सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक चुनावी रैली का आरंभ बजरंग बली से ही किया था। मैं भगवान श्री राम की पावन धरा